तीन परिवारों की एक रसोई। अमीर अन्नपूर्णा आरती की थाली लिए खड़ी गरीब पार्वती को सुनाकर पड़ोसिनों से, पता है कांता बहन, लाखों में एक बहू चुनकर लाई हूँ मैं। 5 स्टार होटल में बड़ी शेफ है मेरी बहू। तब तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है अन्नपूर्णा बहन। मैं तो अपनी बहू से तरह तरह का होटल स्टाइल वाला खाना बनाकर खाऊंगी। बाकी देखना तुम कुछ के घर में बहू आने के बाद भी रसोई में रोज ही दाल रोटी ही पकेगी। अरे मैं तुमसे हैसियत में कम थोड़े हूँ। जेठानी मेरी रसोई में शुद्ध घी में खाना पकता है, खुशबू सूंघ लिया करो। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया कादम्बरी, तो किच किच मत करो। दोनों झगड़ जाती हैं जबकि पार्वती शांति से बहू का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। वैसे तो तीनों सगी देवरानी जेठानी थी, मगर मेल मिलाप नहीं था। कादम्बरी अन्नपूर्णा ने चाल पट्टी से बंटवारे में ज्यादा जमीन अपने नाम करके घर पक्के करवा लिए, जबकि पार्वती की आर्थिक जड़ कमजोर रह गई। कुछ देर में तीनों की बहू आ जाती हैं और स्वागत करवाती हैं। सदा खुश रहो कथा बहू। हमारे पूर्वजों से मान्यता है कि कलश का चावल जितना बिखरे, बहू अपने साथ अन्न धन की बरकत भर कर लाती है। दाएं पैर से गृह प्रवेश करो। जी माँ। कलश गिराकर कथा गृह प्रवेश करती है। बाकी दोनों भी देखा देखी करती हैं। पायल बहू, कलश को पैर सही से लगाना ताकि चावल पूरे घर में बिखरने चाहिए, ताकि मेरी रसोई भी अन्न पानी से भरी रहे। श्योर सासू माँ। दोनों कलश गिराती हैं मगर कुछ दाने फैलते हैं। तभी अन्नपूर्णा खींचे मन से, ये क्या निशा बहू, तुझसे गृह प्रवेश की रस्म भी ठीक से नहीं निभी तो फिर रसोई कैसे संभालेगी। मम्मी जी, इन रिवाजों से कुछ नहीं होता। आपकी शेफ बहू असली दम कल रसोई में दिखाएगी। बस बहू, कुछ ऐसा बढ़िया बनाना की खुशबू से ही ये दोनों जलकर खाक हो जाएं और इनको मालूम चलता है कि मेरी बहू के खाने से किसी का मुकाबला नहीं। इसी प्रकार अगला दिन शुरू होता है। कथा किरण फूटने से पहले उठकर सफाई करके चूल्हा लीपकर भोजन पकाना शुरू करती है। हे देवी अन्नपूर्णा, आज मेरी पहली रसोई है। मैं आपको न्योता देती हूँ और विनती करती हूँ मैं जो भी बनाऊं स्वादिष्ट बने। कुछ देर में कथा सब कुछ तैयार कर लेती है, जहाँ कादम्बरी छत पर व्यायाम कर रही होती है। सुबह की ताजी हवा शरीर में लगती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। बेड़ा गर्क हो ये, किसके आंगन से इतनी तेज धुआं उठ रहा है। कादम्बरी छत से पार्वती के आंगन में झांकती है और खाना बनाते देख लेती है। इस पार्वती की गरीब बहू ने तो बाजी मार ली, मगर मेरे घर की रसोई में हलचल नहीं है। मतलब बहू की नींद नहीं खुली। कादम्बरी बहू के कमरे में आके, पायल बहू, तुझे कोई होश खबर है कि नहीं? आज तेरी पहली रसोई और तू पैर पसार के सोई है। उठ गई मम्मी जी। कुछ देर में दोनों बहुएं रसोई में उपस्थित होती हैं। तभी अन्नपूर्णा निशा से, निशा बहू, दराज के अंदर सारे मसाले तेल मौजूद हैं। ये जूसर, मिक्सर, हॉकिंस का कुकर और बाकी खाना बनाने के लिए सारे उपकरण मौजूद हैं। मुझे तीखे मीठे पकवान बड़े पसंद है, तो वही बना लो। मम्मी जी, पहली रसोई मेरी है तो डिश मुझे डिसाइड करने दीजिए और मैं सबके लिए पनीर चीज पिज्जा बनाऊंगी। अच्छा तो तुम पिज्जा बना लो बहू, तला भुना पकवान तो सब बनाते हैं। जहां दोनों की बहुएं रसोई में काफी समय लेती हैं, वहीं कथा परिवार को परोस कर खिला रही थी। माँ जी, बाबूजी, और पूरी डालूं? अरे नहीं कथा बहू, इतनी नरम कचौरी बनाई थी तुमने कि मैं भूख से फिजूल खा गया। भाभी, मुझको थोड़ा और आलू दम डालना। भाभी, थोड़ी सी और खीर दे दो अगर हो तो। नीतू, तुम इतना हिचकिचा कर क्यों मांग रही हो? ये लो। अरे बहू, तू सारा खाना ननद देवर की थाली में डाल देगी तो खुद क्या खाएगी? अपने खातिर भी बचा ले। तूने अनाज के अभाव में भी रसोई में इतना सब बनाकर खिला दिया। यही तो एक कुशल गृहिणी का गुण है। क्या नेग चाहिए तुझे? माँ जी, मैंने बाकी के दोनों परिवारों के लिए भी अपनी रसोई में खाना पीना बनाया था, तो क्या मैं उनके घर दे आऊं? कथा के पूछने पर पार्वती दिल उदास करके कहती है, बहू, हमारा उन परिवारों के साथ कोई बोलचाल नहीं है। बायना लेना देना भी नहीं चलता है। पार्वती, अगर बहू की इच्छा है तो जाने दो, है तो हम एक ही परिवार। खुशी खुशी कथा अपने रसोई में 2 थाली में खाना लगाकर जाती है, जहां अन्नपूर्णा गुस्से में बहू पर बरसते हुए, थू 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 थू, रसोई में इतने घंटे खराब करके तूने कच्चा पक्का पिज्जा बनाया है बहू। तो मैं ही खुद ही शरूर चला था शेफ बहू लाने का। तुम खाओ ये खाना, मैं अपने लिए तो रोटी बना लूंगा। कार्तिक, तुम तो टेस्ट करो। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया, तुम खा लो। सच में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मम्मी जी, आप अपनी रसोई खुद संभालिए। निशा पर्स उठाकर चली जाती है। ताई जी, ये आपके परिवार के लिए पहली रसोई का खाना लाई हूँ।
ज्यादा जले पर नमक मत छिड़को। तुम्हारे रसोई से हमारा एक चुटकी नमक का लेना देना भी नहीं, खाना तो दूर की बात है, चली जाओ। अन्नपूर्णा, अपनी बहू के खराब खाने का खुंदक इस पर मत निकालो। धन्यवाद बहू। दोनों बाप बेटे कथा के हाथों का खाने से पेट भरते हैं। वहीं तीसरे परिवार में इस मटर पनीर में कितना तेज नमक है और रसमलाई में चीनी चीनी का टेस्ट आ रहा है। राशन खराब कर दिया। अनुष्का, खाना इतना बुरा भी नहीं बना जो तुम आग में घी डाल रही हो। सही बात पर मिर्ची लग गई तुझको बहू। इतना घी मसाला तेल सब दिया और तूने वही हाल कर दिया। ऊंची दुकान पी के पकवान। एक परिवार की रसोई संभालना पान पर चूना लगाने जितना आसान नहीं है। ये दोनों सास ननद एकदम टेढ़ी खीर है। मदद किसी ने भी नहीं करवाई और नुस्ख निकालने में सबसे आगे। इसी तरह तीनों परिवारों में अलग अलग चूल्हा जल रहा था। जहां रसोई में भर भर के राशन होने के बावजूद भी दो परिवार अच्छा खाने के लिए तरस रहे थे। वहीं कथा अपने पूरे परिवार को खुले आंगन में बिठाकर पंखा करते हुए खिला रही थी। क्या बढ़िया दही जमाई है तुमने, ऊपर से चूल्हे की रोटी खाकर मन खुश हो गया। अरे सच में कथा बहू, जब से रसोई में तेरा हाथ पड़ा है, थोड़ी कमाई में भी घर कितने अच्छे से चल रहा है। बाबूजी, ये तो अन्नपूर्णा देवी की दया है जो कभी खाना नहीं घटता। संतोष होना सबसे आवश्यक है। सभी के खाने पर से बहू सबको पक्के आम काट कर देती है। ये लीजिए सब लोग, मीठा मीठा दशहरी आम खाइए। मगर बहू, आम तो बड़े महंगे भाव के हो रहे हैं, तू कहाँ से खरीद लाई? माँ जी, मनोहर जी मुझे जो घर खर्च और साग सब्जी लाने के पैसे देते हैं, बस पैदल जाकर रिक्शे का पैसा बचा लेती हूँ, शरीर भी ठीक रहता है। बहू, मैं तो भगवान का धन्यवाद करती हूँ जो तुझ जैसी तुलसी समझदार गृहिणी मेरे परिवार में दी है। जहां कथा कम कमाई में भी रसोई अच्छे से चला रही थी, वहीं बाकी दोनों बहुएं किचन की जिम्मेदारियों से कतराती परिवार में भी कलेश छाया रहता। निशा बहू, तू अपनी होटल की नौकरी छोड़ छाड़ कर रसोई संभाल। मम्मी जी, जहाँ मेरे बनाए खाने की वैल्यू नहीं है, मैं किस लिए बनाऊं? हाँ, तो मैंने भी तुझे बनाकर खिलाने का ठेका नहीं लिया, अपने खाने का जुगाड़ देख लेना। फाइन मम्मी जी, वैसे भी मैं होटल से खाकर आती हूँ, समझी? भाभी, ना तो आपसे नाश्ता टाइम से तैयार होता है और ना ही रात का डिनर, रोज लेट करती हो। अनुष्का, खाना बनाना कोई खिलवाड़ नहीं है। एक दिन मेरे बदले खुद रसोई संभाल कर देखो, पता चलेगा। पायल बहू, तू क्या इस घर में अचार डालने के लिए रहेगी जो ननद खाना बनाएगी? गुस्से में पायल खाना डालती है, तभी कादम्बरी। देखो जरा कैसे बर्तन मांजते हैं, बर्तनों से चिकनाहट नहीं जाती है। न कभी रात को जूठे बर्तन धोकर सोने की आदत है। रसोई में बरकत तो रही नहीं है। अरे बस भी करो कादम्बरी, तुम भी बेवजह बाल की खाल निकाल रही हो। केशव जी, आप बीच में कबाब में हड्डी मत बनी है। अरे जाकर देखो एक बार उस पार्वती के घर में उसकी बहू कितनी कामकाजी और फुर्तीली है। सुबह 5 बजे से जागकर रसोई की जिम्मेदारी में लग जाती है। कभी जूठे बर्तन आंगन में छोड़कर नहीं सोती। मम्मी जी, बातों का मोर्चा निकालना तो कोई आपसे सीखे। कथा की सास ननद उसका हाथ बटाती है, बहू पर सब थोप नहीं देती है। मैं तो कोसती हूँ, किस खानदान में शादी हो गई? आपसे अच्छा उनका परिवार है। अब मैं अपना चूल्हा रसोई अलग करूंगी। देखा, आखिरकार तूने अपने लक्षण दिखा ही दिए। ना बहू की तू घर तोड़ने वाली है। दोनों सास बहू में झगड़ा बढ़ जाता है, तभी पार्वती का परिवार आता है। ताई जी, पायल शांत हो जाइए, परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। पायल बहू, शांत हो जाओ। कादम्बरी जीजी तुम्हारी सास है, उनका तुम्हें बोलने का अधिकार है। घर की रसोई परिवार की एकता होती है। तुम अगर अलग बनाओगी खाओगी तो कितनी बातें उछलेंगी इस परिवार की। ठीक है चाची जी, मैं चूल्हा अलग नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस 3 परिवार का खाना पीना एक रसोई में बनेगा और एक ही जगह चूल्हा जलेगा। थोड़ा सोच विचार कर सबसे बड़ी अन्नपूर्णा कहती है, मैं तो तीनों परिवार की रसोई एक के लिए राजी हूँ। बनाओ आज से तीनों मिलजुल कर खाना। आखिर में तीनों परिवार की सास गिले शिकवे भूल कर एक रसोई कर लेती हैं, मगर तीनों परिवार का खाना एक रसोई में बनते देखकर पड़ोसनों को हजम नहीं होता है। गंगा नदी के किनारे गरीब गांव वालों की बसावट है। तड़के सवेरे नदी किनारे भीड़म भाड़ है। सुबह सुबह सब लोग स्नान कर रहे हैं। बिट्टो, ओ बिट्टो, अरे बिट्टो, मेरा धोती कुर्ता कहाँ रख दिया है? मिल नहीं रहा। स्नान के लिए देरी हो रही है। सूरज की किरण फूट गई तो जेठ का स्नान शुभ नहीं होगा। ऊपर से आज नदी पर बहुत भीड़ भाड़ लगी है। तभी घर लीपते हुए तुलसी कहती है, अजी गंगा तो तड़के सवेरे ही नदी घाट पर नाव चलाने चली गई थी। तुलसी, तुमने उसे जाने क्यों दिया घाट पर?
सारे के सारे मर्दाने नाव वाले भरे होंगे, उनके बीच में लड़की जात का नाव तैराना अच्छा लगता है क्या? अजी तुम्हें तो मालूम है उसे नदी से कितना लगाव है। आज नदी के दूसरे किनारे वाले अमीर लोग भी गंगा नहाने नदी पर आने वाले होंगे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तभी नदी किनारे से आई कौशल्या नाम की औरत प्रशंसा करती है। बड़ी मीठी और सुरीली आवाज है तुम्हारी बिटिया, साक्षात सरस्वती का वास है तुम्हारी आवाज में। सबसे मीठा तो इस जग में गंगा का पानी है माँ जी, जो भेदभाव नहीं करती। इसके अंदर अमीर गरीब दोनों नहाते हैं। तभी नदी का किनारा आ जाता है जहाँ लोगों ने पक्के मंजिल वाले मकान बनवा रखे थे। लीजिए माता जी, आपकी मंजिल आ गई। धन्यवाद बिटिया, ये लो तुम्हारे पैसे 100 रुपए। माँ जी, नदी के उस पार से इस पार तक लाने का 50 रुपए लगता है केवल। अगर इतने गहरे पानी में नाव खींचकर चलाना मेहनत का काम है, रख लो। उस औरत के नाव से उतरते ही नीरज नाम का लड़का नाव में बैठ जाता है। अरे ओ बाबूजी, ऐसे कैसे बगैर पूछे तुम गंगा की नाव में बैठ गए? देखिए, मेरा जल्द से जल्द नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी की तबीयत बड़ी जोर की खराब है, मुझे वैद्य मुंशी जी के घर जाना है। गंगा नीरज को अशांत परेशान देखकर गीत गुनगुनाने लगती है। तुझे बुलाए ये मेरी बाहें, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेंगी, मैं तेरा जीवन, मैं तेरी किस्मत की तुझको मुक्ति यही मिलेगी। बड़ी मधुर आवाज है। मेरा मन बहुत ही अशांत था, अब सारी अशांति मिट गई। साहब जी, अपनी सारी चिंता गंगा मैया पर डाल दो, वो सब देख लेंगी। लीजिए, मुंशी जी का घर आ गया। बाबा, कहाँ हैं आप? कोई आपसे मिलने आया है। थोड़ी देर में मुंशी नदी के पार शांति के घर पहुंचकर हरि किशन की जांच करते हैं। देखिए, आप सभी किसी भी बात की ज्यादा चिंता मत कीजिए, अच्छे से खाइए पिए। वैद्य जी, दिल में एक ही इच्छा है कि अपने बेटे का घर बसा देख लो। बस पारिवारिक घराने की लड़की चाहिए, दान दहेज का एक पैसा नहीं चाहिए। हरि किशन के इस बात पर मुंशी को अपनी गरीब बेटी का ख्याल आता है। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन एक कुंवारी बेटी मुझ पर भी ब्याहने को है। आप देख लीजिए आकर, नदी के पार मेरा गांव है। टाइम से दवाई लीजिएगा। हाँ, चलता हूँ। अजी, नदी के उस पार तो सबके सब गरीब लोग भरे पड़े हैं। कम से कम रिश्ता तो ऐसा ढूंढो जो हमारी बराबरी में मेल खाए। बस करो शांति, हम कल देखा देखी करने चल रहे हैं। थोड़े दिनों में गरीब गंगा अपने गरीब नदी किनारे के मायके को छोड़कर शादी करके अमीर ससुराल में आ जाती है। शांति और उसकी बेटी कनिका, जो कि शादी से नाखुश थी, उनका मुंह बना हुआ था। अब दरवाजे पर खड़ी क्या हो, कलश गिराकर अंदर आ जाओ। शांति, बहू से इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही हो? अच्छे से बात करो। अब क्या अपने मुंह से शहद टपकाऊं? सास की बेरुखी देखकर गंगा का मन टूट जाता है, लेकिन वो छलकते आंसू में भी मुस्कुराने का दिखावा करती है। नीरज, जाओ बहू को पूरा घर दिखा दो। जी पापा। आओ गंगा। नीरज गंगा को नदी किनारे बना पूरा घर, रसोई, हॉल और सभी कमरे दिखाता है। और ये रहा हमारा कमरा। खिड़की से नदी देखकर गंगा खुश हो जाती है। नीरज जी, इस खिड़की से नदी देखने का नजारा मन को मोह लेने वाला है। कितनी शांत लहरें बह रही हैं। इस खिड़की से सुबह का चढ़ता सूरज और शाम का ढलता सूरज भी कितना सुंदर लगता होगा। हाँ, मगर तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं लगता होगा। चलो अब खिड़की बंद कर देते हैं, एसी चालू करते हैं।
गंगा हिचकिचाते हुए कहती है, नीरज जी, खिड़की बंद मत कीजिएगा ना, मुझे प्राकृतिक हवा में सोना पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब शादी की है तो कमरा पसंद न पसंद तो बांटना पड़ेगा। नीरज गंगा की इच्छा का मान सम्मान करता है। सुबह होते शांति कमरे में मच्छर घुसा देखकर भड़क जाती है। हे भगवान, सारी रात ये मच्छर काट कर खा गए मुझे तो। मगर घर के सारे खिड़की दरवाजे तो बंद है, तो मच्छर कहाँ से घुस गए। शांति बड़बड़ाते हुए सीधा नदी पर आती है, जहाँ गंगा नदी में नहा रही थी। खुली नदी में नहाने का आनंद अलग है, और नदी का पानी कितना ठंडा है। गंगा को नदी में नहाते देखकर अमीर पड़ोसन खिचड़ी पकाती हैं। अरे शांति जी, ये तुम कैसी बेशरम बहू लेकर आई हो। देखो कैसे खुली नदी में छपक छपक कर नहा रही है। गंगा बहू, अभी नदी से बाहर निकलो। डर के मारे गंगा नदी से बाहर आकर सीधा घर में आती है। इसीलिए मैं तुम जैसी गरीब लड़की को अपने नीरज के लिए नहीं चुनना चाहती थी। तुम्हें अपने ससुराल में नहाने के लिए बाथरूम क्या कम पड़ गया था, जो तुम उस गंदी नदी में नहा रही थी। माँ, नदी में नहाने में बुराई क्या है? गंगा को नदी में नहाना पसंद है, उसका रहन सहन ऐसा ही रहा है। अब उसे अपने गरीब मायके का रहन सहन बदलकर अमीर ससुराल का तौर तरीका अपनाना होगा। भाभी, मेहरबानी करके हमारी फैमिली की इज्जत मत डुबोइए। नहाने के लिए घर में इतने सारे बाथरूम और छत पर स्विमिंग पूल भी है, आप वहाँ जाकर तैर सकती हैं। वैसे आप जैसे गरीब ने कभी स्विमिंग पूल तो देखा ही नहीं होगा। नंद के अपमान करने पर गंगा को दिल में बुरा लगता है। थोड़ी देर में पग फेरा के लिए सास से पूछती है, माँ जी, आज पग फेरे के लिए जाना था, क्या मैं और नीरज जी जाएं? ऐसे बहू अकेले अकेले क्यों जा रही हो? तुम्हारे मायके से हमारा भी तो समधियाना जुड़ता है, चलते हैं हम भी। अपने पूरे ससुराल वालों के चलने की बात से गंगा खुश हो जाती है और नाव में बैठकर अपने अमीर ससुराल वालों के साथ नदी के पार आती है। तभी एक ग्वाला अपनी भैंस को नहला रहा था और अगल बगल में कुछ धोबी कपड़े धो रहे थे। मम्मी देखो, नदी के इस पार के लोग कितने थर्ड क्लास हैं। इस गंदी नदी में ही जानवरों को नहला रहे हैं और इस नदी का पानी भी पीते हैं। प्रणाम माँ पिताजी। गंगा खुश रहे बेटी, आप सब लोग आइए ना। तुलसी सबको नदी किनारे चटाई बिछाकर बिठाती है। क्षमा कीजिएगा, वो घर के अंदर बड़ी घमस है। अभी हमारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं है, तो आप लोग यहीं नदी किनारे ठंडी हवा खाकर नाश्ता पानी कर लीजिए। हाँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अब नदी वाले मायके में समधियाना जुड़ा है, निभाना तो पड़ेगा ही। शांति का घमंडी अंदाज गरीब तुलसी के दिल में तीर की तरह चुभता है। तभी नदी में से एक तेज लहर आती है, जिसे नदी का कूड़ा करकट ऊपर आ जाता है। मम्मी, इस नदी के पानी से कितनी गटर जैसी गंदी बास आ रही है। मेरी ड्रेस खराब हो गई, चलिए यहाँ से। कनिका, ऐसे एकदम से चले जाएंगे तो बहू के मायके वालों को अच्छा नहीं लगेगा। देखो जी, बहू के मायके वालों को भला लगे या बुरा, हम यहाँ एक पल और नहीं ठहरेंगे। चलते हैं समधन। क्या खूब खातिरदारी की है आपने, जिंदगी भर याद रहेगी। चलो गंगा बहू। गंगा के गरीब मायके वालों को खरी खोटी सुनाकर शांति उस पर पूरा अधिकार जमाकर उसे नाव में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। अपने नदी वाले अमीर ससुराल में लौटकर गंगा खुद में घुट घुट कर रहती है। नदी किनारे ससुराल होने के बावजूद भी मेरा ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं है। मैं नदी में नहा भी नहीं सकती, इतनी पाबंदी है। हर बार गंगा नदी के पानी को देखकर दिल तरसा कर रह जाती। वहीं उसके ससुराल वाले स्विमिंग पूल में नहाते, मगर कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। वो हर एक इंसान का घमंड तोड़ कर रख देती है। एक दिन नदी में बहुत ही तेज चक्रवाती लहरें उठती हैं। नदी किनारे शांति का घर सबसे पास होने के चलते उनका घर लहरों की चपेट में आकर उजड़ जाता है। हे भगवान, एकदम से इस नदी में कितनी तेज प्रलय आ गई। अजी अब कहाँ जाएंगे हम सब। माँ जी, आप सब लोग मेरे पीहर चलिए, जब तक घर की मरम्मत हो जाएगी हम वहीं रह लेंगे। नहीं गंगा बहू, तुम्हारी सास ने वहाँ जो हरकत की, हम किस मुंह से जाएंगे। बाबूजी, परिवार में मनमुटाव होना आम बात है। गंगा अपने पूरे
ससुराल को नाव में बिठाकर गरीब मायके में लाती है, जहां उसके घर में बिजली लग चुकी थी और नदी के किनारे पर मिट्टी का एक ऊंचा नींव भी उन्होंने बना लिया था ताकि लहरें उनके घर को न भिगोएं। तुलसी सबको खाना बनाकर जैसे ही परोसती है, बिजली कट जाती है। बिजली को भी अभी कटना था, क्षमा कीजिएगा, इस किनारे पर बिजली बड़ी कटती है। कोई बात नहीं माँ जी, आज हम सब लोग नदी किनारे खुली हवा में खाएंगे। अपने दामाद का सरल स्वभाव देखकर तुलसी बहुत खुश होती है। गंगा और तुलसी सबके लिए नदी किनारे खाना लगाती हैं और सब लोग ठंडी ठंडी ताजी हवा में खाना खाते हैं। वैसे तो हमारा भी घर नदी किनारे है, लेकिन बरसों के बाद खुली नदी किनारे खाना खा रहे हैं। इसके बाद तुलसी गंगा के ससुराल वालों का बिस्तर लगाकर मच्छरदानी टांग देती है। आप सब लोग आराम से सो जाइए, मच्छरदानी के अंदर आपको बिल्कुल मच्छर नहीं लगेगा। वो क्या है ना, खुली नदी है इसलिए थोड़े बहुत मच्छर लगते हैं। समधन जी, आप कैसे सोएंगी मच्छरों में, इसमें आप लोग भी आ जाइए। शांति का बदला स्वभाव देखकर गंगा को अच्छा लगता है। अगले दिन गंगा के मायके और ससुराल वाले मिलजुल कर नदी में खूब अच्छे से नहाते हैं। धीरे धीरे गंगा के ससुराल वालों का जुड़ाव नदी से कुछ दिन में बहुत ही गहरा हो जाता है। समधन जी, बीते वक्त में मैंने जो भी कड़वा कहा सुना उसके लिए माफ कर दीजिएगा। आज पता चला कि नदी किनारे घर होने का अपना ही सुख है। आपने हमारा खूब आदर स्वागत किया, अब हमें भी मौका दीजिए कि हम भी आपका आदर भाव कर सकें। इस बार गंगा के मायके वाले उसके नदी वाले अमीर ससुराल में जाते हैं, जहां अमीर ससुराल वालों के साथ वो नदी किनारे मैगी पार्टी करते हैं, पिकनिक मनाते हैं और बोटिंग भी करते हैं। अब गंगा अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।